अ, तख्ता पलट के बाद हमारे देश का पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। कट्टरपंथी ताकतों के हाथों में खेल रहा है और इन्हीं सब के बीच नववर्ष के मौके पर सिविल लाइन्स से विधायक गोपाल शर्मा जी अ, वहाँ गए और वहाँ के हिंदू समाज के लोगों के साथ रहे। अ, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस यात्रा के पीछे उनका उद्देश्य क्या था और वहाँ उनका क्या अनुभव रहा। नमस्कार सर। बांग्लादेश की यात्रा करके आए आप और नववर्ष के मौके पर वहाँ गए, वहाँ के हिंदू समाज के लोगों की से मिले, वहाँ की जनता से मिले। क्या अनुभव रहा और क्या उद्देश्य था इसका? देखिए, उद्देश्य तो सिर्फ ये था कि अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में 1 जनवरी को मनाया जाता है और मेरी कई वर्षों से ये कोशिश रहती है कि मैं ऐसी जगह जाऊं जहां पर कोई प्रेरणा प्राप्त कर सकूं। पिछली बार आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी की जन्मस्थली पर गया था। इस बार मैंने बहुत सोचने की कोशिश की भारत में और भारत के नजदीकी देशों में बाहर। मुझे सिर्फ एक ही जगह ने प्रेरित किया कि मुझे बांग्लादेश के हिंदू भाइयों के बीच में नववर्ष मनाना चाहिए। 3 दिन पहले 4 दिन पहले ये विचार आया और मैं वहां गया। तो जाने का मकसद सिर्फ ये था कि हमारे हिंदू भाइयों की बांग्लादेश में क्या स्थिति है, इसको मैं जान सकूं। तो वहाँ पे किस तरह के हालात आपने देखे और जिस तरह की खबरें हम देख रहे हैं कि बहुत प्रताड़ित स्थिति में दिख रहे हैं वहाँ का हिंदू समाज। आपका अनुभव क्या रहा? आपसे जो उन लोगों ने बातचीत की उसके बारे में कुछ बताएँ? देखिए, सबसे ज्यादा तो जो चीज प्रभावित करने वाली है वो ये है कि एक तो व्यक्ति के साथ कोई घटना हो जाना और दूसरा घटना के प्रति उसको भयभीत करना, और ये हो जाए कि ये घटना कभी भी घट सकती है। तो वही दुखदाई स्थिति हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में हो रही है। वहां मंदिर भी तोड़े गए हैं, हिंदू भी कुछ मरे हैं जब शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा। कुछ, मेरी जो अधिकृत सूचना है वो तो बहुत कम की है, लेकिन इसके बावजूद भी दहशत इतनी फैला दी गई है कि कोई हिंदू दिल की बात किसी से करने की स्थिति में नहीं है। गांव में बड़ी संख्या में मंदिरों के अंदर जाकर वहां की मूर्तियां तोड़ी गई हैं। हालांकि इस्कॉन मंदिर वालों ने मेरे को मुख्यालय पर बताया कि उनके 135 मंदिर सुरक्षित हैं, वहां कुछ नहीं हुआ है। लेकिन उनके बगल में एक व्यक्ति ने बताया कि गांव में कैसे सरिये से मार करके मूर्तियां तोड़ी जा रही है। तो इन सब का असर वहां के हिंदुओं पर आ रहा है। उनको लगता है कि वे यहाँ अकेले हैं और उनके पास कोई उपाय नहीं है। तो आपकी इस यात्रा से हम मतलब किसी तरह का संबल वहाँ पे आपने एक संदेश देने की कोशिश भी की होगी कि राजस्थान ही नहीं पूरा देश वहाँ पे भारत जो है वहाँ के लोगों के साथ है। तो क्या उनका रिएक्शन था? क्या उनका मतलब सोचना था इस बारे में? देखिए, इसमें ये सोचना चाहिए इस तरह से कि मैं कोई इस स्थिति में नहीं था कि उनकी मदद के बारे में उनकी राह प्रशस्त कर सकूं। न मैं कोई चमत्कारिक व्यक्ति हूं, न कोई मैं सेलिब्रिटी व्यक्ति हूं। मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं। मैं सिर्फ हिंदू के रूप में गया था और मैंने वहां जिन लोगों से मुलाकातें की, उनका हाथ पकड़ा तो उनको महसूस हुआ कि कोई हिंदू हमारे पास आया है और हमारा हाथ थाम रहा है। यही भाव थे जिनके लिए मैं गया था और जितने भी लोगों से हो सकी मैं वहां से मिला। यहां तक कि मैं ढाका यूनिवर्सिटी भी गया, वहां कई मुस्लिम नौजवानों से भी मेरी बात हुई। एक दिन बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के यूथ छात्र विंग का स्थापना दिवस भी था,
तो हजारों छात्र वहाँ इकट्ठे हुए थे। उनमें से भी कुछ से मैंने बात की और मैंने उनसे कहा कि हिंदू, मुसलमान, बांग्लादेश, भारत, ये सब एक रहे हुए हैं। यहाँ पर कितने ही लोग हैं जो कि जिनको याद होगी कि कैसे भारत ने बांग्लादेश बनवाया और बनवाने के लिए कितनी आहुति दी, कितने अरबों खरबों रुपए खर्च किए। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई चीज हमको आपस में जोड़ती है। तो इसलिए आप कुछ भी करते हैं उसका हिंदुओं को तो नुकसान होता है, लेकिन इसके साथ ही पूरी मानवता के अंदर एक गलत संदेश जाता है। तो मुझे जो बात करनी थी वो सारी इस तरह की बात थी जो केवल भाईचारे वाले और प्रेम की थी, या अपने हिंदू भाइयों से मिलना था। उसका कितना असर पड़ेगा ये मैं नहीं समझता। मैं इतना समझता हूँ कि जब राम मंदिर आंदोलन में 6 दिसंबर 1992 को किस समय कौन सी घटना हुई उसके प्रति मैं जागरूक था, उसी तरह से भगवान ने मुझे मनुष्य योनि में जन्म दिया है और मेरे को जिस परिवार में पैदा किया, जिस देश में पैदा किया, उसके सदस्य के रूप में मैं अपने पूर्वजों को जाके जवाब दे सकूं कि बांग्लादेश में भी इस तरह की घटनाएं हुई, तो मैं वहां हालचाल लेने गया था। आप एक जर्नलिस्ट भी रहे हैं, पुराने पत्रकार भी रहे हैं। वहाँ की राजनीतिक स्थिति को आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि कब तक वहाँ पे वापस पुरानी स्थिति बहाल हो सकती है, या कोई उम्मीद लगती है, नहीं लगती है आपको? देखिए, मैं अपने को अब भी जर्नलिस्ट के रूप में ही सोचता हूँ। वहाँ पर भी वही नज़र थी कि चीन के और पाकिस्तान के गुट के दबाव में वहाँ ऐसी स्थितियाँ ला दी गई है कि वहाँ के हजारों छात्रों और नौजवानों को एक्टिव कर दिया है। वो लोग सिर्फ चुनाव चाहते हैं और चुनाव के अंदर खालिदा जिया की गवर्नमेंट यानी बीएनपी को शासन में लाना चाहते हैं। उनका वर्तमान उद्देश्य सिर्फ एक है, मोहम्मद यूनुस केवल कठपुतली हैं जिनको प्रमुख बनाया हुआ है। उनका उद्देश्य है वहाँ चुनाव होना, चुनाव होकर के ऐसी सरकार लाना जो कि भारत के प्रति सुविधा नहीं देखती हो बल्कि चीन वगैरह के अनुकूल हो। इसी कोशिश के अंदर वो लोग लगे हुए हैं और उन्होंने अपने को 50 साल पीछे ले जाने का काम किया है। बांग्लादेश का भविष्य अच्छा नहीं है, बांग्लादेश के नौजवानों का भविष्य अच्छा नहीं है। मुझे ऐसा कोई नौजवान यूनिवर्सिटी में नहीं मिला जो आगे पढ़ना चाहता हो पढ़ाई और बांग्लादेश में रह करके पढ़ना चाहता है। मेरे को ऐसे बहुत से मिले जिन्होंने कहा कि हम यूएस से जाना चाहते हैं या ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं। बांग्लादेश वहाँ के मुस्लिम नौजवानों के भी राह में इस समय बाधा बना हुआ है, लेकिन बांग्लादेश और भारत की सरकार इस मायने में एक है कि हम लोग आपस में शत्रुता नहीं चाहते। अटल जी ने भी कहा था, पड़ोसी नहीं बनते जा सकते। जो इस तरह का एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की गई देश में भी कि बांग्लादेश के जैसे जो हालात देश में भी हो सकते हैं, भारत में भी हो सकते हैं, हालांकि वो नैरेटिव कहीं भी सफल नहीं हो पाया, होता भी नहीं लग रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पे जिस तरह की ताकतें जिस तरह का नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रही हैं, उनको क्या आप कहना चाहोगे वहाँ की यात्रा के बाद? देखिए, भारत और बांग्लादेश की स्थितियां अलग है। कभी भी भारत ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जो मानवता के खिलाफ। भारत के अंदर तुरंत कोई कहे कि भारत का ध्येय वाक्य क्या है, तो हमको याद आएगा सत्यम वद धर्मम चर। सत्य बोलो, धर्म पर चलो। क्या दुनिया में कहीं और है क्या? तो सत्य कब बोलेंगे और धर्म पर कब चलेंगे? तभी चलेंगे जबकि हम नैतिकतावान होंगे। तो भारत ने तो हमेशा लोगों की मदद करने की कोशिश की है। मोदी जी की सरकार आने के बाद भारत को इस रूप में जाना जाने लगा है
कि किसी भी देश के नागरिक अगर संकट में हैं, चाहे कोविड-19 में हो, चाहे वहां पर कोई आक्रमण हो रहा हो, तो एक ही देश उनकी मदद के लिए आगे जा सकता है, वो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत। तो ये थे गोपाल शर्मा जी, जो कि एक बड़ी यात्रा करके, ढाका की यात्रा करके वापस लौटे हैं, और आपने सुना कि उनके अनुभव किस तरह के रहे और उनका एक राजनीतिक जो आकलन था वो भी आपने देखा। हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे सर आपका। बहुत बहुत थैंक यू सर।